गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? तैयारी कैसे चल रही है? ओके। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिवीजन हो रहा है अच्छे से। और अब जैसा कि हम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्ट बचता है थ्योरी का, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है। और अब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं सभी। तो एमसीक्यूज से हमें क्या होगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मिलेगा। और प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि हमारा दिमाग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा अब अच्छे से। ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पे है ना। आपके एग्ज़ाम में भी एमसीक्यूज ही रहते हैं और ये आपसे ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर हम लोग भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपका ब्रेन जो है वो कोई भी क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या मतलब, और क्या क्या मतलब वे होता है, तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे इलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें कि सॉरी, जिसमें कि हम लोग जो भी मतलब आंसर अगर क्वेश्चन का नहीं है, ऑप्शन वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग हटाते हैं और उसके अलावा जो बचता है एक ऑप्शन, वो उसका उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इस तरह से हम कई अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है। एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं अगर आता हो तो। दो तो अगर ऑप्शन मतलब में कंफ्यूजन है तो उसको कैसे हम लोग मतलब करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा पॉसिबल। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आज की क्लास में हम मिडवाइफरी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एबॉर्शन से है, एबॉर्शन चैप्टर जो हमने किया था थ्योरी में, उसी से हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है। अगर सभी आ गए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गर्भपात यानी एबॉर्शन किसे कहते हैं? आप लोग आंसर अपना कमेंट में डालते रहिए क्योंकि एबॉर्शन चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल में करवाया गया है ना। किन्हीं को भी तो कोई डाउट नहीं था, सभी क्लियर थे। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उसी चैप्टर से मिलेंगे और आप ट्राई करना कि, और सभी लोग देखना कि आपका कितना आंसर सही जा रहा है। ठीक है। कितना क्वेश्चन का कितना आंसर सही जा रहा है ये आप देखना। चलिए, गर्भपात या एबॉर्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो 20 सप्ताह से पहले गर्भपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं, है ना। 20 सप्ताह के पहले यानी 5 महीने, 5 मंथ के पहले पहले गर्भाशय से अगर जो बच्चा है, फीटस है, वो बाहर निकल जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है ना? स्क्रीन और वॉइस अच्छे से दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है और वॉइस अच्छे से क्लियर आ रहा है ना सभी को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन का मुख्य लक्षण क्या है? अगर हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी खत्म नहीं होता है पूरी तरह,
इसमें बस एक थ्रेड होता है, जैसे थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, उसके बाद मतलब प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होगा, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा कि योनि से हल्का ब्लीडिंग होगा, हल्का रक्तस्राव होगा, और गर्भाशय मतलब क्या रहेगा, बंद रहेगा। गर्भाशय जो है ये ओस जो है ये बंद रहेगा और थोड़ा थोड़ा इससे ब्लीडिंग होगा। लेकिन प्रेगनेंसी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी अभी भी रहता है, बच्चा अभी भी रहता है, थोड़ा बहुत अगर ब्लीडिंग होता है तो ऐसे कंडीशन को हम थ्रेटेंड एबॉर्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनविटिबल एबॉर्शन में कौन सा लक्षण दिखता है। देखिए आपको सिम्टम्स ही पूछेगा, मोस्टली एबॉर्शन चैप्टर से आपको सिम्टम्स ही पूछेगा। तो इनविटिबल एबॉर्शन क्या होता है, जो कि प्रेगनेंसी जिसमें बिल्कुल कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसमें बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है, बहुत ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, यही है इनविटेबल एबॉर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्विक्स इसमें क्या रहेगा, खुला रहेगा। जो ग्रीवा है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा, खुला रहेगा, और जो बच्चा रहेगा, फीटस रहेगा, वो भी नीचे की ओर आते रहेगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, और प्रेगनेंसी यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है। तो इसको हम इनविटिबल एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, इसका लक्षण यही रहेगा कि इसमें जो सर्विक्स है वो खुला हुआ रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्लीट एबॉर्शन कब होता है। कंप्लीट एबॉर्शन कब, कंप्लीट का नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो बच्चा अंदर रहेगा गर्भाशय से वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। ये पूरी तरह ये बच्चा, मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा सब बाहर निकल जाएगा पूरी तरह, एक भी पार्ट अंदर नहीं रहेगा, उसी को हम कंप्लीट एबॉर्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, जब गर्भाशय बंद रहना से भ्रूण बाहर कोई, तो जब सभी गर्भ उत्पाद बाहर आ जाते हैं उसी को हम कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम्प्लीट। देखिए इनकम्प्लीट का क्या पहचानना है कि इसमें पूरी तरह बच्चा और उसका जो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है पार्ट वो गर्भाशय के अंदर ही रह जाता है। तो इसे हम करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, कि जब कुछ गर्भ उत्पाद, कुछ जैसे कंसेप्शन का पार्ट, जैसे मान लीजिए बच्चे का शरीर का कोई अंग रह गया, या फिर प्लेसेंटा रह गया, या मेम्ब्रेन रह गया, तो अगर अंदर ही गर्भाशय के अंदर ही रह जाएगा तो उसी को हम कंप्लीट एबॉर्शन कहेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मिस्ड एबॉर्शन में भ्रूण। देखिए मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, मिस्ड एबॉर्शन में बच्चा जो रहता है वो गर्भाशय के अंदर ही 1 महीने तक ऐसे ही मरा हुआ, डेड फीटस, मरा हुआ बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है। ठीक है, तो गर्भाशय में मृत रहता है, गर्भाशय में मृत रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। बच्चा तो है गर्भाशय के अंदर, बाहर नहीं निकला, लेकिन ये बच्चा क्या है, डेड है, मरा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, गर्भाशय में मृत रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है सेप्टिक एबॉर्शन किससे जुड़ा है, सेप्टिक एबॉर्शन किससे जुड़ा हुआ रहता है। सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, सेप्टिक का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। तो ऐसा एबॉर्शन जो किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो उसे हम सेप्टिक एबॉर्शन कहेंगे, और ये संक्रमण जो है उसके वजह से हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
हैबिचुअल या रिकरेंट मिसकैरेज किसे कहते हैं? ठीक है, हैबिचुअल या रिकरेंट मिसकैरेज किसे कहेंगे? जिसमें कि 3 या उससे अधिक बार नाम क्या लग रहा है? हैबिचुअल है ना। रिकरेंट यानी जो बार बार एबॉर्शन हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार एबॉर्शन अगर हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हैबिचुअल या रिकरेंट एबॉर्शन कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भारत में कब पास हुआ था? सबसे पहले ये समझिए कि एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। इसमें एक जो हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड मतलब जो स्टाफ है वो क्या करवाता है, वो प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए एबॉर्शन को इंड्यूस करवाता है। ठीक है, जो बच्चा गर्भ में है किसी कारणवश, मतलब वो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जब एबॉर्शन करवाया जाता है। हो सकता है मदर को या फीटस के जान को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज कंडीशन हो, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो, रेप का केस हो, या फिर मदर जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं हो बच्चे को पालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एबॉर्शन करवाया जाता है। ठीक है, इसमें मेडिकली मतलब जो होते हैं स्टाफ, वो क्या करवाते हैं? हाईली ट्रेंड रहते हैं वो। मेडिसिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहला 3 महीना में अबॉर्शन हो रहा है तो मेडिकली करवाते हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, 3 महीने से 6 महीने के बीच हो रहा है, तो इसमें क्या करवाते हैं? इसमें जो मेडिकली के साथ सर्जिकली यूज़ किया जाता है, डी&सी करवाया जाता है। ठीक है, डी&सी डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज, इवाकुएशन, डी&ई, डी&सी, ये सब करवाया जाता है। ठीक है, तो इन प्रोसीजर्स के थ्रू जो फीटस है उसको गर्भ से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला जाता है। आप लोग इतना याद रखो, फीटस क्या होता है? जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको हम फीटस कहते हैं। ठीक है, और जब वो बाहर निकल जाता है उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं। और जैसे जैसे उसकी एज ग्रो होती है उसी तरह से उसका ये स्टेज वाइज नेम पड़ता है। ठीक है, न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट हो गया, फिर टॉडलर हो गया, फिर प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एमटीपी का, और एमटीपी हमारे इंडिया में कब पास हुआ था? 1971। 1971 में पास हुआ था और 1972 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ये हमारे देश में इस चीज़ को अप्लाई किया गया था 1972 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1971। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एमटीपी की अधिकतम सीमा कितनी है? 2021 के संशोधन के अनुसार जो चेंजेस लाए गए हैं 21 में, तो इसके अकॉर्डिंग एमटीपी में अधिकतम सीमा कितनी होती है? 24 सप्ताह तक, 24 वीक्स तक जो है ये एमटीपी करवाया जा सकता है, अबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम सीमा 24 वीक्स रखा गया है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गर्भपात के सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भपात जो होता है, अबॉर्शन होता है, उसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? क्यों होता है गर्भपात? तो गर्भाशय की असामान्यता के कारण, यानी इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई सेप्टम है, कोई कोई डिफेक्ट है। ठीक है, सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर ये है सेप्टल डिफेक्ट, बीच में एक मसल्स की तरह, या कोई फाइब्रॉइड है, कोई सिस्ट है गर्भाशय में, तो ये असामान्यता के कारण भी गर्भपात होता है। प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको, अगर इसकी कमी होगी तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा और अबॉर्शन स्टार्ट होगा। अनुवांशिक गड़बड़ी, मान लीजिए जेनेटिक प्रॉब्लम है मदर को,
कोई ऐसा मतलब उसके पेरेंट्स में रहा हो कि उसकी मदर को एबॉर्शन बहुत ज़्यादा होते हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को, उसकी बेटी को भी क्या होगा, एबॉर्शन होगा। तो ये कुछ आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण भी एबॉर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपके ये तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों ही सामान्य कारण में आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12। थ्रीटेंड एबॉर्शन प्रायः किस तिमाही में होता है? देखिए, थ्रीटेंड एबॉर्शन जो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, तो ये कब होता है? पहला, दूसरा, तीसरा कब होता है? ये होता है पहला तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 महीने के अंदर अगर एबॉर्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी को रोका, मतलब कंटिन्यू किया जा सकता है अगर थ्रीटेंड एबॉर्शन हो, मतलब हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो तो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मुख्य खतरा क्या है? एक जो डेंजर बोलते हैं ना, इनकम्प्लीट एबॉर्शन का डेंजर क्या है, खतरा क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, कि बच्चा का इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट तो अभी यूट्रस के अंदर ही रह गया, गर्भाशय के अंदर ही रह गया, कुछ पार्ट अभी सारा बाहर निकला नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, ठीक है, और जिसको हम हेमरेज कहेंगे, जिससे कि शरीर में कमी होगी खून की, और बहुत अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कि इनविटेबल एबॉर्शन का क्या संकेत होता है? देखिए, इनविटेबल में क्या होता है, जिसमें हम प्रेगनेंसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, इसमें एबॉर्शन होता ही होता है और पूरी तरह होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ओपनिंग होता है सर्विक्स का, वो क्या होता है, खुला हुआ रहता है, ताकि जो फीटस है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, वो बाहर निकल सके। और विजाइना से क्या होता है, रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि सर्विक्स खुला है और वेजाइना से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मिस्ड एबॉर्शन में कौन सा लक्षण नहीं है? अब नहीं है पूछा है, मेन आपका अब नहीं है पूछा है। तो इन मिस्ड में क्या होता है, बच्चा जो गर्भाशय के अंदर ही मर जाता है। तो जब अंदर ही मर गया है, बाहर अभी कुछ निकला ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, रक्तस्राव जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रक्तस्राव क्या होता है, नहीं, इसमें रक्तस्राव बहुत कम होता है एक्चुअली, क्योंकि बच्चा क्या है, अंदर है शरीर के, अभी वो बाहर नहीं निकला है। तो जब बाहर नहीं निकला है तो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन भी अंदर ही हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं अभी तक, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये जो है, अगर यहाँ पर लिखा है कि रक्तस्राव बहुत अधिक है, तो ये इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सेप्टिक एबॉर्शन से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सेप्टिक मतलब इन्फेक्शियस एबॉर्शन जो होता है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि इन्फेक्शन कम हो। डीएनसी कर सकते हैं, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, मतलब पूरी तरह से हम गर्भाशय को खाली करेंगे, सर्विक्स को फैलाकर जो गर्भाशय के अंदर कॉन्सेप्शंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को अच्छे से बाहर खुरेद कर निकालेंगे, वो हो गया डीएनसी। इसके अलावा रक्त ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, अगर शरीर में ब्लड की कमी होगी तो हम बाहर से ब्लड को 1 यूनिट या जितना रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मदर के शरीर में वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन थ्रीटेंड एबॉर्शन नर्सिंग प्रायोरिटी इज, थ्रीटेंड एबॉर्शन में नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होता है? देखिए,
थ्रीटेंड एबॉर्शन का मतलब जिसमें कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए कि मदर को कहना चाहिए कि आप पूरी तरह बेड रेस्ट करो, आप पूरी तरह आराम करो, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग है वो रुक सके और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सके। प्रेगनेंसी को इसमें क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, कंटिन्यू किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है कि द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर मिस्ड एबॉर्शन। देखिए, मिस्ड एबॉर्शन के लिए जो डायग्नोसिस किया जाता है कि हाँ मतलब पूरी तरह हम पता करने के लिए कि गर्भाशय के अंदर बच्चा मतलब का क्या स्थिति है, जिसमें मिस्ड एबॉर्शन में पता चलता है कि बच्चा डेड है। तो अगर डेड मतलब जो ये कंडीशन है, इसको पता करने के लिए हम कौन सा ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए, तो वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का जो दिल का धड़कन है वो रुक चुका है, बच्चा डेथ हो चुका है, इसका जो हाइट वेट वो रुक गया है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। सारा चीज़ें हम कंफर्म कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फॉर लीगल एमटीपी, लीगल एमटीपी जो होता है, जो सरकार के कानून के लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके लिए जब मतलब कंसेंट लिया जाता है, कंसेंट का मतलब परमिशन, फैमिली से जो परमिशन लेते हैं कि हाँ इनका बच्चा को बाहर निकाल दें, एबॉर्शन कर दें, तो ये जो कंसेंट लिया जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है, इज़ नेसेसरी अडल्ट। मतलब अडल्ट में किससे ले सकते हैं, जब जो फीमेल है अगर वो बड़ी है तो मतलब 21 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन में किससे कंसेंट लेना है, किससे साइन लेना है, तो उसी इंसान से लेना है जिसका एबॉर्शन हो रहा है, वीमेन हरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो वो खुद के लिए अपना मतलब रिस्क, या रिस्क नहीं कह सकते, अपने शरीर की जिम्मेदारी ले सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि वो औरत खुद से जो है वो कंसेंट दे सकती है, परमिशन दे सकती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है इलीगल एबॉर्शन इज डिफाइंड एज। इलीगल, इलीगल जो हमारे सरकार, जो हमारे नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमारे कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे हम इलीगल एबॉर्शन कहते हैं। ये जो है ये अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। जो ऑथराइज्ड नहीं है, जो परमिटेड नहीं है, जिसको लाइसेंस नहीं है एबॉर्शन का, वो इंसान अगर एबॉर्शन करवा दे रहा है तो उसे हम कहते हैं इलीगल एबॉर्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी प्रायरली डन फॉर, किस पहले किसके लिए किया जाता है, ठीक है। एमटीपी क्यों किया जाता है, किसके लिए पहले किया जाता है? तो देखो, जब मदर का मतलब लाइफ को कोई प्रॉब्लम होगा, खतरा होगा, तब हम बच्चे के और प्रेगनेंसी से अगर माँ के ज़िंदगी को खतरा है तो हम एबॉर्शन करेंगे। उसके बाद अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, उसके शरीर में कोई, जैसे दिमाग विकसित नहीं हुआ, नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में भी एबॉर्शन होता है। और अगर कोई रेप का केस हो, रेप की प्रेगनेंसी हो, तब भी एबॉर्शन किया जाता है एमटीपी। तो यहाँ ऑल जो है ये सभी प्रायोरिटी मतलब प्रायरली यही कारण रहे हैं एमटीपी के करने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विच इन्फेक्शन इज कॉमन इन सेप्टिक एबॉर्शन? सेप्टिक एबॉर्शन में कौन सा इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मतलब एबॉर्शन करता है? कौन सा इन्फेक्शन करता है? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एयूरियस। ये तीनों ही ऐसे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये तीनों ही क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेप्टिक एबॉर्शन यानी इन्फेक्शियस एबॉर्शन करने
के कारण बनते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ इंग्लिश में आपको अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब मैं आपको हिंदी में बता दूंगी, जिनको भी अगर थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं। 23 में क्वेश्चन में क्या है कि स्पॉटिंग विथ क्लोज्ड सर्विक्स इन अर्ली प्रेगनेंसी इज, कह रहा है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि पहला ट्राइमेस्टर में जब जो सर्विक्स है वो क्या है, बंद है। सर्विक्स क्या है, बंद है, और इससे थोड़ा 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 ब्लीडिंग आ रहा है बाहर, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग बाहर आ रहा है, लेकिन सर्विक्स बंद है। और अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ये घटना हो रहा है तो ये किस तरह का एबॉर्शन होगा, इसको हम थ्रीटेंड एबॉर्शन कहेंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आता है और सर्विक्स बंद रहता है। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में ये होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, थ्रीटेंड एबॉर्शन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रिकरेंट मिसकैरेज इज मोस्ट सिन इन, जो रिकरेंट मिसकैरेज होता है, जो बार बार होता है मिसकैरेज, वो किस में होता है, जो इंसान का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, जिस मदर में जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जिस मदर का जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जो मदर स्मोकिंग कर रही हो, जो स्त्री है जो स्मोकिंग कर रही हो, या उसको अगर थायराइड का डिसऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में बार बार एबॉर्शन होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑल। जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऐसे कंडीशन में रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलीगल एबॉर्शन। मोस्ट डेंजरस, सो सबसे ज़्यादा डेंजरस एबॉर्शन मतलब इलीगल एबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन होता है। इलीगल यानी कि जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई अनप्रोफेशनल अनट्रेंड स्टाफ जो है वो एबॉर्शन करवाया, तो उसके कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सेप्टिसीमिया, क्या हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो इंसान कैसा एबॉर्शन करवाया होगा, जो मतलब जो एसेप्टिक टेक्निक होता है, वो प्रिकॉशन वगैरह का यूज़ जो करना होता है वो कुछ अगर नहीं किया हो, क्योंकि अगर वो पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं है, उसने अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होंगे वो अगर हाईली स्टरलाइज नहीं है, तो इसके कारण क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इलीगल एबॉर्शन की। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि प्रेगनेंसी सैक सीन इन अल्ट्रासाउंड बट नो हार्ट बीट अप्लाइज। गर्भाशय के अंदर अल्ट्रासाउंड जब किया गया तो उसमें ये थैली तो दिख रहा है, गर्भाशय में थैली, एमनियोटिक सैक जो कहते हैं हम, एमनियोटिक सैक, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बच्चा है इसकी दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि बच्चे का गर्भ में ही मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है। इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच हार्मोन सपोर्ट्स अर्ली प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, अर्ली प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में 9 महीने तक हेल्प करता है, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और अर्ली के टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी कंसीव में, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 28, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मोस्ट कॉमनली कॉज। मतलब जो प्रोडक्ट अगर गर्भाशय के अंदर ही बच जाता है, जैसे फीटस का कोई पार्ट या फिर मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा, अगर कुछ भी अंदर रह जाता है गर्भाशय के अंदर, तो उसके कारण क्या हो सकता है,
उसको हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे। किसमें होगा? इनकम्प्लीट एबॉर्शन में, जिसमें कि कुछ पार्ट गर्भाशय के अंदर ही रह गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 29। टिपिकल साइन ऑफ थ्रीटेंड एबॉर्शन। थ्रीटेंड एबॉर्शन का एक साइन बताना है जो सिर्फ इसी में दिखता है, तो वो है ब्लीडिंग होगा, लेकिन सर्विक्स इसमें डायलेट नहीं होगा। ठीक है, ब्लीडिंग तो होगा, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग तो होगा, लेकिन सर्विक्स क्या रहेगा? बंद रहेगा, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आफ्टर एमटीपी, एमटीपी के बाद कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक दिया जाता है? कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक एडवाइस किया जाता है कि फिर वो प्रेगनेंसी होने से रोका जा सके? ठीक है, तो इसके लिए जो है इमीडिएट पोस्ट एबॉर्शन करवाया जाता है। एमटीपी के बाद फिर से क्या करवाया जाता है? पोस्ट एबॉर्शन तुरंत करवाया जाता है, जिससे कि जो मतलब एडवाइस, ये कॉन्ट्रासेप्टिक एडवाइस दिया जाता है कि जैसे ही एक बार आपका एबॉर्शन मतलब हुआ है, ये एमटीपी हुआ है, तो उसके बाद इमिडिएटली पोस्ट एबॉर्शन करवाना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31। गर्भपात की सर्वाधिक संभावना किस तिमाही में होती है? गर्भपात जो है, यानी कि जिसको एबॉर्शन कहते हैं, तो ये जो सबसे ज़्यादा किस तिमाही में होता है, कौन से ट्राइमेस्टर में होता है? तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। कौन से में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा चांस होता है एबॉर्शन होने का। इसलिए इस समय 3 महीने तक आराम करने के लिए ज़्यादा बोला जाता है, और बहुत सारे प्रिकॉशंस को मतलब प्रिकॉशन अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भपात में जो मतलब हो रहा है, तो उसका सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? वो है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, गुणसूत्रीय असामान्यता। अगर मदर जो अगर नहीं, मान के चलिए कि ये जो प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट मतलब वीमेन है, तो इसके फैमिली में इसकी मदर को अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ हो, एबॉर्शन ये सब का, तो इस कारण इसको क्या हो सकता है? एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणसूत्रीय असामान्यता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्षतिग्रस्त या डैमेज भ्रूण के निष्कासन को क्या कहते हैं? जो गर्भाशय के अंदर क्या हो गया है? भ्रूण डैमेज हो गया, इसका मतलब बॉडी कट उठ गया है, तो इसको अगर निष्कासित किया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? या मर जाएगा बच्चा, डेड हो जाएगा, तो उसको हम मिस्ड गर्भपात कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है, फीटस होता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बार बार गर्भपात को क्या कहेंगे? जो बार बार होता है तो उसको हम आवर्ती या रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। रिकरेंट एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, आवर्ती गर्भपात कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। संक्रमण के कारण कौन सा गर्भपात होता है? इन्फेक्शन के वजह से कौन सा गर्भपात होता है? सभी लोग यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए अपना अपना, जैसे आप लोग कर रहे हो, और आप लोग जितने क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं अपना अपना सभी लोग मैच कीजिए कि किनका सही हो रहा है। उसके बाद आप लोग अपना एनालिसिस कीजिए सारे लोग कि हाँ, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आज की क्लास में, और फिर आपको कितना क्वेश्चन गलत हुआ और क्या क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर आज जाकर फिर सभी लोग एबॉर्शन का फिर से एक बार पीडीएफ निकाल कर पढ़िए, ताकि आप लोग को जो छूटा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इन्फेक्शन के कारण कौन सा एबॉर्शन होता है? सेप्टिक एबॉर्शन होता है। सेप्टिक का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन, है ना, तो सेप्टिक एबॉर्शन होता है।
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है कि 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का बाहर निकलना क्या कहलाता है। 20 सप्ताह से पहले भ्रूण जब बाहर निकलता है तो उसको हम गर्भपात या एबॉर्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 37। संभाव्य गर्भपात या थ्रेटेंड जो एबॉर्शन होता है उसमें सर्विक्स क्या रहता है? बंद रहता है। सर्विक्स क्या होता है? बंद होता है। ये जो इसमें सर्विक्स है, ये जो पॉइंट है, ये क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अपूर्ण गर्भपात जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है उसमें क्या लक्षण देखने को मिलता है? उसमें तेज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और पेन होगा, क्योंकि अभी क्या है, बच्चा का कुछ पार्ट अंदर रह गया है, ब्रेन वगैरह, तो उससे क्या होगा? हैवी ब्लीडिंग होगा और साथ ही में पेन भी देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। मिस्ड एबॉर्शन को कैसे पहचानेंगे? मिस्ड एबॉर्शन है जिसमें बच्चा क्या है? डेथ हो चुका है, बच्चे का डेड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे? जब गर्भाशय में भ्रूण का डेथ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य जो पूर्ण गर्भपात होता है, कंप्लीट एबॉर्शन होता है, इसके बाद क्या होता है? सामान्य पूर्ण गर्भपात के बाद क्या होता है? इसके बाद जो रक्तस्राव है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही पूरी तरह से गर्भाशय खाली हो गया, ये जो फीटस है वो बाहर निकल गया, प्लेसेंटा बाहर निकल गया, मेम्ब्रेन है वो सब बाहर निकल गए, तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। मिस्ड एबॉर्शन के निदान के लिए पहली जांच क्या होता है? पहला जांच क्या करेंगे मिस्ड एबॉर्शन के निदान के लिए, उसको पता करने के लिए? तो वो हम करते हैं सोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि बच्चा मतलब सही है या डेथ हो गया है या क्या है। तो ये पता करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 42। स्वस्थ गर्भावस्था हेतु कौन सा हार्मोन आवश्यक है? एक प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन से अच्छा कोई हार्मोन नहीं, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इज द बेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 43। गर्भपात के बाद तुरंत कौन सी सलाह देनी चाहिए? जैसे ही एबॉर्शन होगा उसके बाद हम क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? इसके बाद हम कहेंगे कि जो जितना ज़्यादा हो सके आप आराम करो। ठीक है, रेस्ट करने के लिए बेड रेस्ट। ठीक है, बेड रेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एमटीपी के लिए अनुमत सीमा 2021 में कितनी है? एमटीपी का जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम कितना कहते हैं कि 2021 के बाद जो चेंजेस आए तो हम कब तक एबॉर्शन को कर सकते हैं, करवा सकते हैं एमटीपी? वो है 24 वीक्स। 24 वीक्स तक का प्रेगनेंसी को मतलब जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है कि सेप्टिक एबॉर्शन से बचाव कैसे किया जाता है? जो सेप्टिक एबॉर्शन है उससे कैसे हम बचाव करते हैं? सेप्टिक एबॉर्शन से बचाव के लिए सुरक्षित और साफ सुथरे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होगा? इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुरक्षित और साफ सुथरे टूल्स। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46। एमटीपी कार्य करने वाला कौन है? एमटीपी कौन करता है? एमटीपी कौन करता है? जो पंजीकृत चिकित्सक होता है वही एमटीपी करता है। ये रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड
जो डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं वही एमटीपी करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। गर्भपात के बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है? वो है रक्तअल्पता, शरीर में खून की कमी होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गर्भपात का सबसे खतरनाक असर क्या है? गर्भपात का सबसे खतरनाक असर क्या होता है कि इससे इंसान शॉक में जा सकता है, क्योंकि गर्भपात एबॉर्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। ठीक है, एबॉर्शन में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है और शरीर में खून की कमी के कारण जो फीमेल है, मदर है, वो शॉक में जा सकती है। ठीक है, शरीर जो है वो बेहोश हो सकती है, तो सेप्टिक शॉक होने का ज़्यादा चांस होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक असर करता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 49। मिस्ड एबॉर्शन के बाद किसको विशेष देखभाल चाहिए? जैसे ही मिस्ड एबॉर्शन होता है, जैसे बच्चा है गर्भाशय के अंदर ही डेड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको देखभाल चाहिए होता है? कैसी मदर को? जिसका RH निगेटिव माँ हो। मतलब जैसे इसमें ब्लड ग्रुप जो मदर का रहेगा वो अगर निगेटिव में है, जैसे ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? और बच्चे का, फीटस का अगर इससे अपोजिट हो जाए और बच्चे का, फीटस का अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को मतलब मृत्यु होने का ज़्यादा चांसेस होता है, मिस्ड एबॉर्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसीलिए विशेष देखभाल कैसी मदर को देनी चाहिए? जिसकी जो RH निगेटिव है, ब्लड ग्रुप निगेटिव है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है कि गर्भपात के बाद बांझपन का कारण बन सकता है क्या? मतलब इनफर्टिलिटी हो सकता है, बांझपन हो सकता है, फिर दोबारा मां नहीं बनने का चांस हो सकता है। तो गर्भपात के बाद क्या कारण के वजह से होता है बांझपन? वो है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया, एबॉर्शन के बाद अगर इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी स्थिति में बांझपन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए और आई होप कि आप लोग को ये क्लियर है अच्छे से। और जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ये सभी जो एबॉर्शन चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है उस चैप्टर से आप लोग पूछ सकते हो, और आप एक बार जाकर फिर से आज PDF रिवीजन कीजिए एबॉर्शन का। ठीक है, तो आज के आई होप कि आज की क्लास में आप लोग को अच्छे से सभी क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए हैं और आपने अपना अच्छा अटेम्प्ट दिया। सभी लोगों ने जितने भी आंसर रिप्लाई किए हैं मोस्टली लोगों के सही आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो अब आप लोग अपना अपना एनालिसिस कीजिए, कितने लोगों का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ और कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, आप लोग फिर से रिवाइज एक बार आज कर लीजिए उस चैप्टर को, फिर हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।